सौरभ सर कहाँ हैं? अब आप लोग सब यही सोच रहे होंगे, तो मैं जवाब दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो और इंटरव्यूज़ नहीं करेंगे, ही विल कम, बट उनका बस इतना सा कहना है कि किताबें और उनसे जुड़ी बातें आप तक हर हफ्ते बगैर ब्रेक के पहुँचती रहें। और वो ये कहते हैं कि जरिया अकेला मैं ही क्यों रहूँ, इस न्यूज़ रूम में कितने सारे लोग हैं जिन्हें किताबें पढ़ना पसंद है, तो उठाओ और इंटरव्यू करो। आई एम नॉट हियर टू स्टॉप यू। तो आश्वस्त रहिए, आप उनके द्वारा किए हुए इंटरव्यूज़ भी देखेंगे तो हमारे बॉस उदार है, उन्होंने हमें मौका दिया। तो आज मुझे दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं किताब वाला। आज जिस किताब के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है शी गोज़ टू वॉर, और उसकी जो लेखक हैं, ऑथर हैं रश्मि सक्सेना, वो आज जुड़ी हैं हमारे साथ। वेलकम टू द स्टूडियो मैम। थैंक यू, शुक्रिया। सो मैं मैम के बारे में कुछ बता देती हूँ। मैम दिल्ली की पहली क्राइम रिपोर्टर थी। शी इज़ हैड अ वेरी ग्लोरियस करियर एज अ जर्नलिस्ट। तो अभी उनसे बात करेंगे, किताब के बारे में बात करेंगे, मैम से बात करेंगे। सो मैम प्लीज़ टेल मी, कैसा था एज अ जर्नलिस्ट, एज अ क्राइम रिपोर्टर? यू हैव बीन अ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट टू, और इंटरनेशनल अफेयर्स भी डील किया है, तो थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट योर करियर। ऐसा है, जब मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया एज अ ट्रेनी हिंदुस्तान टाइम्स में इन 1972, उस समय तो बहुत कम औरतें या लड़कियां थीं इस फील्ड में। तो पहले दिन से ही लड़ाई थी। इंटरव्यू के टाइम पे मुझसे सबसे पहले एक बड़े सीनियर आदमी ने कहा, जो हमारे, अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, कि भाई आप रिपोर्टर क्यों बनना चाहते हैं, आप एयर होस्टेस बन जाइए। तो एक अजीब सा ही माहौल था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका कुछ ऐसा तरीका था कि वो हमको डिस्करेज करना चाहते थे, पर उस ज़माने में सोच ये थी कि क्या लड़कियाँ ये सारा काम कर सकती हैं, हम इसी तनख्वाह में एक लड़के को क्यों ना रखें। तो हम लोग के सामने चैलेंज ये था कि हम ये प्रूव करें कि नहीं, हम काम वो कर सकते हैं और उनसे अच्छा कर सकते हैं। तो वो उस समय हमको अपनी इंडिविजुअलिटी या इन सब फेमिनिस्ट मूवमेंट, इन सब का कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं था। ये था कि हमें प्रूव करना है कि हम कर सकते हैं, और हम जितना अच्छा ये लड़के काम करें उनसे अच्छा भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये थी। तो वो एक तरह से बड़ा अच्छा मोटिवेशन भी था, जिससे हमको ये लगा कि हम सबसे ज़्यादा अपने को चैलेंज करें। तो एक साल तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड था, जिसमें हमको हर डिपार्टमेंट में काम करना पड़ा, पर मेरी रुचि रिपोर्टिंग में ही थी। तो हम लोग को प्रेस, जी हाँ, प्रेस में भी काम करना पड़ा, जहाँ तक कभी लड़कियाँ गई नहीं थी। और उस ज़माने, वो ज़माना ऐसा था जब ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल नहीं था, हाथ से लेड लगा के हेडलाइंस बनानी पड़ती थी। तो कई दफ़े जल जाते थे, क्योंकि वो इतनी गर्म होती थी और आदत नहीं थी इतना भार उठाने की। पर डर लगता था ये कहने में कि हम ये नहीं कर सकते। हाँ। तो मेरा सारा करियर काफ़ी सीनियरिटी लेवल तक ये रहा कि भाई सबको ये बताना कि आपने गलती नहीं करी एक औरत को एम्प्लॉय करके। तो इसलिए, पर इस तरह से मुझे बड़े अच्छे अच्छे चैलेंजिंग असाइनमेंट्स भी मिले। तो सबसे पहले जो क्राइम बीट मिला, तो ये बात हुई कि आज तक तो लड़कियों ने नहीं किया है, पर जूनियर मोस्ट हैं आप टीम में, तो आप करेंगे। मैंने कहा हाँ। नाइट ड्यूटी का भी यही हुआ, करेंगे? हमने कहा हाँ, क्योंकि ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था, और चैलेंज भी था। इसी तरह जब काफ़ी कुछ साल हो चुके थे, 3-4 साल हो चुके थे, सबसे पहले डकॉइट सरेंडर हुआ बटेश्वर में। तो मैंने वॉलंटियर किया। एक सबसे पहले तो ऑफ़र किया गया किसी लड़के को, उसने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं फ़ौरन उछलती फांती गई न्यूज़ एडिटर के कमरे में कि भाई मैं करना चाहती हूँ ये। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, बड़ा एक्साइटिंग है। और ऐसा उस एक्साइटमेंट में ये एक्चुअली डेट भूल गई कि किस दिन सरेंडर है। और अपनी गाड़ी पकड़ के 4 दिन पहले पहुंच गए स्पॉट पे। और जब वहाँ पहुँचे बटेश्वर, तो पता चला कि ये तो सिक्योरिटी जोन है, इसमें आप आ नहीं सकते, क्योंकि जो डकॉइट सरेंडर करना चाहते हैं वो अभी नेगोशिएट कर रहे हैं 4 दिन बाद वो सर्वोदय वर्कर्स के साथ। वापस जाने का सवाल नहीं था, क्योंकि गाड़ी कुछ 5-6 किलोमीटर पहले रोक दी थी जो ऑफिस की कार थी। तो मैं पैदल गई वहाँ, और फिर उन्होंने कहा अब आप अंदर आ गई हैं तो आप वापस नहीं जा सकती, क्योंकि आप पुलिस इन्फॉर्मर भी हो सकती हैं। मैंने कहा अच्छा, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं बाकी सब रिपोर्टर्स से पहले पहुंच गई हूँ।
तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, उसमें हम रहे, बड़े बड़े डाकुओं से मिले, मान सिंह, कुछ माधो सिंह, एक लखन सिंह, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सरेंडर नहीं किया और चले गए, पर हमें बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ मिली। और हम क्या करते थे कि अपनी हाथ से कॉपी लिख के, जो ड्राइवर 5 किलोमीटर दूर था वहाँ जाके उसको दे देते थे, और वो जो था वो आगरा ले जाता था कॉपी को। He was my messenger। और वहाँ पे मैं बात करके आई थी, जो होटल में मैनेजर थे वो उसको फ़ोन पे डिक्टेट करते थे हमारे न्यूज़ एडिटर के स्टेनो को। तो हमारी स्टोरीज़ 4 दिन सरेंडर से पहले छपना शुरू हो गई, एंड दे ऑल वर फ्रंट पेज स्टोरीज़, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग टू द डकॉइट्स, उनकी बीवी से, बच्चों से, जिनको वो मिल रहे थे कोई 7-8 साल बाद। तो बड़ी अच्छा रहा, तो बड़ा अच्छा रहा वो इस तरह से। तो मैं जब फॉरेन अफेयर्स कवर करती थी, इसी तरह एक अलमाटी में कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, वहाँ पे मुशर्रफ साहब भी आए। उस ज़माने में इंडिया और उनका अच्छा नहीं चल रहा था, वाजपेयी साहब थे, जो बातचीत नहीं हो रही थी। तो मैं किसी तरह से दौड़ के उनके पास गई, और वो निकल रहे थे अपनी गाड़ी में, और उनको रोक के मैंने केवल एक सवाल पूछा कि आप हम इंडिया से बात क्यों नहीं करते हैं, और क्या बात है। स्ट्रेट अवे, टाइम नहीं था वो, मैं कॉन्फ्रेंस रूम से निकल के जाके बाथरूम में छिप गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो उस रास्ते से जाएंगे, और उस समय कोई और अलाउड नहीं था। और जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, यानी कि मैं दरवाज़ा खोल के उनके सामने आ गई, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे धक्का भी दिया, और उसकी राइफ़ल जो थी मेरे यहाँ लग गई। जब राइफ़ल लगी तो मुशर्रफ साहब रुक गए और बोले क्या बात, ठीक है ना सब। मैंने कहा बस मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ये सवाल आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। एंड इट मेड द कवर ऑफ द मैगजीन आई वाज वर्किंग फॉर। यू वर वर्किंग विद द वीक के साथ काम कर रहे थे आप। तो ये एक था, मज़ा भी आ रहा था, और ये प्रूव करना था कि हम आई एम अ गुड प्रोफेशनल। हाँ, एग्जैक्टली। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स इट ड्राइव्स यू कि मुझे प्रोफेशनली अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, आई वांट टू बी रियली गुड। पर ये एक्सपीरियंसेस अब जाहिर है इंसान है तो जहनी तौर पर भी आप पर असर डालते हैं। तो चाहे वो बट लगना हो या डेकॉइट से बात करना हो, आपको कैसे इन एक्सपीरियंसेस ने गढ़ा है ओवर द इयर्स, आपको क्या लगता है? सबसे चीज़ जो मुझे समझ में आई कि आप किसी से भी मिलें और आप एक ह्यूमन लेवल से उससे बात करें, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, एक सड़क चलता आदमी है, कोई औरत है, उसको आप प्री जज मत करिए। टोटली एग्री, आई टोटली एग्री, है ना। तो जब मैं क्राइम बीट कर रही थी तो भी मेरा यही एक्सपीरियंस था कि आप लोगों से बात करिए एज वन टू वन, एज वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको बताइए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या मेरी सिंपैथी आपके साथ है, नहीं। आप उसको एक इंसान की तरह मिलिए और ये कोशिश पता करने की कोशिश करिए, पता लगाने की इसका मानसिक विचार क्या है, क्या सोचता है, ये किस तरह से इस रूप में आज आपके सामने आया है। मैं यही लेके चलती हूँ। जब मैंने बहुत साल पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी करी, मैं पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में भी जाती थी, सबसे बात करती थी। उस दौर मैंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इतने सारे लोग आए, उसके बाद वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर जी आए, वाजपेयी जी आए, इंदर गुजराल, सबको मैंने कवर किया। और मैंने यही नोटिस किया कि जब मैं उनको एक तरह से मिलती थी, मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर, इसने ये गलती करी है या ये अच्छाई की है। नो प्री जजिंग, नो प्री जजिंग। और इस तरह से उनसे बात की, समझने की कोशिश की। उसमें बहुत सारे न्यूज़ ब्रेक्स मिले और बहुत चीज़ें। जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, मैं उनके घर ऐसे ही घूमती हुई गई, एक कोने में एक लेडी बैठी हुई थी, बिल्कुल क्या चुपचाप बैठी। तो मैंने किसी से पूछा ये कौन है, उन्होंने बोला ये चंद्रशेखर जी की वाइफ है। अब बताइए, किसी ने आज तक नहीं, मैंने पूरा इंटरव्यू उनकी वाइफ से किया, बाकी जब लोग इधर उधर दौड़ रहे थे चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू करने के लिए। और उसके बाद जब मैं करके आई तो चंद्रशेखर जी ने पूछा अरे तुम कहाँ गायब हो गई थी।
तो तुम तो मुझे इंटरव्यू करना है। मैंने कहा मुझे आज आपका इंटरव्यू नहीं करना है, मुझे आपकी वाइफ का इंटरव्यू मिल गया है। तो इस तरह से भी बहुत, एंड आई हैव बीन वेरी लकी। पीपल, पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, कुछ, सबसे बड़ी चीज़ है आप उनका ट्रस्ट नहीं खो सकते। एक दफ़े आपको मिल गया तो वो तो खैर हम लोग को जर्नलिज्म में सिखाते भी हैं, पर कभी कभी क्या होता लगता था अरे हम अगर ये लिख दे तो ये तो फ्रंट पेज नहीं, फ्रंट पेज स्टोरी बन जाएगी, पर कहते थे नहीं कर सकते हैं। तो ट्रस्ट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू, आपको अपने सोर्स को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं और उसके लिए काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है पर चलता है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। जर्नलिज्म इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन। सो ट्रू दैट। आपने बोला कि यू नेवर प्री जज, शायद यही कारण है दैट यू केम आउट विद शी गोज़ टू वॉर। मैं दिखा देती हूँ व्यूअर्स को, ये बुक है। प्री जजमेंट एक तरफ कि आप जज नहीं करते, और मैं ये क्लैरिफाई भी कर दूँ कि जब हम इस किताब के बारे में बात करेंगे तो हम किताब के बारे में बात करेंगे, हम लोग अपने ओपिनियंस नहीं शेयर कर रहे हैं। और ये बुक भी ये क्लैरिफाई करती है शुरुआत में भी कि ये कोई आइडियोलॉजी प्रमोट नहीं कर रही है, ये उन औरतों की कहानी आप तक ला रही हैं जिनको कहते हैं हम कि इंसर्जेंट्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, उन औरतों की कहानियाँ। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आप प्री जज नहीं करते हैं, शायद यही कारण है कि जितनी भी 16 प्रोफाइल्स आपने इस किताब में कवर करी हैं एंड दे ऑल ट्रस्टेड यू। सो आई थिंक इट्स अ टू वे स्ट्रीट ना, व्हेन यू आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी के साथ क्योंकि आप प्री जज नहीं कर रहे हैं कोई, इट्स अ क्लीन स्लेट। सो अगर मैं भी आपसे बात करूंगी या आप मुझसे उस तरीके से बात करेंगे, और मुझे पता है और सस्पिशन भी था शुरुआत में, बहुत सारी जगह आपने लिखा है कि उनको डर था कि मैं पुलिस इन्फॉर्मर तो नहीं हूँ, मैं खुद पुलिस में तो नहीं हूँ, एंड यू स्टिल मैनेज्ड गेनिंग दैट ट्रस्ट। हाउ वाज द एक्सपीरियंस मैम? बिकॉज आपको भी पता होगा इट इज़ एन आर्डियस टास्क, आसान तो नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं बताऊं कि 16 प्रोफाइल तो हैं, पर मैंने कम से कम 100 ऐसी महिलाओं से बात की, तब उसमें से 16 निकाली। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किताब लिखते हैं आप वही चीज़ तो रिपीट नहीं कर सकते, ज़ाहिर है आपको वो पिकअप करना पड़ता है। जो मैं सोचती थी कि जो इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्टिंग और एक मैसेज आपका जो आप किताब में ला रहे हैं उसको वो डिलीवर कर पाए। ये नहीं है कि जो बाकी औरतें थी उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं थी, वो भी थी, पर इस तरह से मैंने इनको चूज़ किया। अब ये कहना कि ट्रस्ट गेन करना, उसका एक एडवांटेज था, इन औरतों तक पहुंचने के लिए मैंने अपने जो सोर्सेज थे उनको इस्तेमाल किया जो उन लोग से ऑलरेडी क्लोज थे। अगर मैं कहती कि नहीं मैं पुलिस से के थ्रू जाऊंगी तो सवाल ही नहीं उठता, इंटरेक्शन भी कभी नहीं होता ना, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब इतने साल के करियर में, ये मैंने टुवर्ड्स द एंड लिखी है किताब 18 में, तो उस समय तक काफ़ी, क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी करती थी, होम मिनिस्ट्री भी कर, और पुलिस का तो खैर बहुत पहले का था, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी ब्यूरोक्रेट्स भी सीनियर होते जा रहे थे जिनको हम एज अ सोर्स पहले इस्तेमाल करते थे, तो वो भी एक एडवांटेज था। मिलिटेंसी भी मैंने पंजाब में भी कवर करी आपने, तो सोर्सेज तो बन ही जाते हैं, तो उनसे करके फिर भी आप मानेंगी नहीं कि जब मैं अंडरग्राउंड सोर्सेज से भी बात करती थी और कहती थी कि भाई आप लोग के ग्रुप में कोई महिलाएं हैं, ये अरे आप उनसे बात करके क्या करेंगे, क्या है, तो मैंने कहा मैं आपकी आइडियोलॉजी के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ, वो तो ठीक है, मैं मतलब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, और अपने जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, कि एक ये था कि ये औरतें तो कुछ भी नहीं कर रही हैं, मतलब कर भी रही हैं तो ठीक है, आप हमसे बात कीजिए। बड़ी मुश्किल से वहाँ तक हम पहुँच पाए, और कई दफ़े होता था पहुँचते थे और वो लोग नहीं मिलते थे, बहुत दूर दूर जाते थे, नहीं मिलते थे, या पहुँच गए जैसे मणिपुर में एक जगह, और सारी बात करके मिल के बाद उसने बोला पर आप मेरे बारे में मत लिखिए। अब मैं दिल्ली से वहाँ पहुँची हूँ गाड़ी लेके, कूदते फांदते, तो पूछा कि भाई क्यों नहीं, अरे नहीं ना पता, हमारे लीडर को नहीं पसंद आएगा। मैंने कहा पर अब तो आप उस ग्रुप में हैं नहीं, और आपको तो छोड़े हुए इतने साल हो गए। नहीं पर हम लीडर से तो मिलते रहते हैं ना, तो एक हायरार्की जो एक एस्टैब्लिश हो गई थी, एंड रिस्पेक्ट फॉर इट आल्सो,
कि ऐसे कई दफ़े होता था। एक दफ़े हम गए असम में कहीं, बहुत दूर का विलेज था, वहाँ 2 औरतों का किसी ने कांटेक्ट बताया, उनसे बात भी हो गई कि हम इस दिन आ रहे हैं। ट्रेन पकड़ के वहाँ गए, पहुँचे, खूब तेज़ बारिश हो रही, चल बल के पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा पर वो तो है नहीं। तो हमने कहा कहाँ चली गई? तो बोले वो बिहू डांस का एक प्रोग्राम है दूसरे विलेज में, वहाँ चली गई हैं। तो मैंने कहा कब आएंगे? अब 5-6 दिन बाद आएंगे, तो आप रुकिए। मतलब ऐसी भी चीज़ें हुई हैं, पर और ये सब हम प्लान भी नहीं कर सकते इन सब चीज़ों में। पर मज़ा भी था जब वो मिल जाते थे और बात करते थे। मुझे लगा ये जो इन औरतों को मैं मिलने आई हूँ, इनकी रेपुटेशन ये रही है कि इन्होंने लोगों को मारा है, और आज ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बिहू डांस के लिए चली गई हैं। ये भी एक कैरेक्टर ट्रेट है ना। तो सबने सोचा रे बेकार का असाइनमेंट हुआ। मैंने कहा नहीं, बेकार का नहीं हुआ। एक लाइन ये पता लग गई कि इसके बाद ये लोग क्या करना चाहते हैं, इनके क्या इंटरेस्ट हो जाते हैं। ट्रू। तो कोई भी असाइनमेंट या एंडेवर जो है वो यूजलेस तो रहता नहीं है, कुछ तो निकल ही आता है उसमें से। सही कह रहे हैं। और आप ये कई दफ़ा आपने ये मेंशन भी किया किताब में कि बहुतों के लिए ये एक फेज़ है, जैसे हम टीनेज से गुजरते हैं कि दे हैव टू बी अ पार्ट, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द इंसर्जेंसी, और वो करते हैं, फुल स्टॉप लगता है, दे वांट टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। एक थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कि वो हमेशा पार्ट ऑफ द इंसर्जेंसी होना चाहते हैं फॉर आइडियोलॉजिकल रीजन। एग्जैक्टली, हाँ, ये ऐसा हमेशा नहीं है। और जगह हो सकता है, कहीं सब डिफर करता है, आप किस वो करते हैं। अब आप असम में जैसे उल्फा मूवमेंट वाले थे, वो तो बिल्कुल, बिकॉज इट वाज अ स्टूडेंट मूवमेंट, तो एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड पीपल हु न्यू व्हाट दे वर डूइंग एंड कमिटमेंट के से आए थे वहाँ पर उसी तरह असम में जो बोडो मूवमेंट में 2-3 लड़कियाँ मिली, जैसे एक मानो, रिबनी वगैरह। अब मानो का क्या केस है, वो अपने घर से परेशान थी, अपनी स्टेप मदर से परेशान थी। She wanted to get out. She didn't even know वो किस चीज में पढ़ रही, उसे बस एक हेल्पिंग हैंड ऑफर हुआ and she वो चली गई। अच्छा, जो इन लोग को रिक्रूट करते हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो वल्नरेबल हैं, फिजिकली फिट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वो उन लड़कियों को पहले स्टडी करते हैं, इनका टेम्परामेंट कैसा है, ये बिल्कुल दबने वाली हैं, दबक्कू हैं, डरपोक हैं, क्या है, ये सब करके फिर उनको कांटेक्ट करते हैं। अब इसी में असम में एक और लड़की जो मुझे मिली थी, रिबनी, जिसका नाम मैंने इसमें दिया है, उसने पूरे असम की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बैंक रॉबरी ऑर्गेनाइज की थी और करी थी, और वो आज एक हॉस्पिटल में नर्स की तरह काम कर रही है। और उससे जब मैंने पूछा कि तुमने ये सब किया और तुम्हें क्या है, तो बोली मैं तो ये नर्स की नौकरी से बहुत बोर हो गई हूँ। तो मैंने पूछा क्यों? बोले अरे क्या मज़ा आता था कि हमने ये प्लान किया, ये किया। तो मैंने कहा व्हाट अबाउट कि आप उस कॉज के कमिटमेंट? बोले हाँ वो भी था, मतलब वो उसके लिए एक सेकेंडरी चीज़ थी। The thrill was the factor जो ड्राइव कर रहा था उनको। हाँ, और छत्तीसगढ़ में भी कई लड़कियों में बहुत था कि क्यों चले गए, अरे दादा लोग जो गाना गाते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, चलो उनके साथ डांस करेंगे। एक ने आपको कहा भी तो था, जो अभी फिलहाल स्टेट पुलिस में सर्व कर रही है, मैं एक्शन मिस करती हूँ इसीलिए मैंने सर्विस ज्वाइन किया। जी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आप इनकी कैरेक्टर्स देखें ना, मैं जब इनसे मिलने गई मैं इनकी कैरेक्टर रीडिंग करना चाह रही थी, नॉट द आइडियोलॉजी, है ना, कि ये किस तरह की औरतें हैं और ये ऐसा काम क्यों कर रही हैं जो आम तौर से औरतें नहीं करती हैं। अब नागालैंड में जो है NSCM वगैरह में थी, वो तो बहुत कमिटेड थे वो लोग, अगेन उनका वो था। और अगर अब आप कश्मीर की तरफ जाएं, It's a very different scene वहाँ पे। It is commitment to individuals जिनको वो जानते हैं, ये जिनको बहुत हीरोइक भी माना जाता है, रियलिटी से बाद उनको बाद में हिट करती है रियलिटी। मतलब कुछ स्टोरीज लिटरली गूज़बम्प्स देती हैं आपको जब आप रूही की कहानी पढ़ते हैं या खालिदा के बारे में पढ़ते हैं, पता ही नहीं क्या हुआ। तो मैम एक फॉलो अप क्वेश्चन, और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दैट इज द रीजन एज टू व्हाई आई वांटेड टू मीट यू इन पर्सन एंड आस्क यू। बहुत कम ऐसा होता है कि हम कुछ लिखें, उसके बारे में बात करें और वो हमारे अपने बायसेस से अफेक्ट ना हो।
पर आपने जो अकाउंट लिखा है इट इज़ एन अनबायस्ड अकाउंट, एक निष्पक्ष विवरण है, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट, एंड इट्स नॉट ईजी। क्योंकि चाहे हम कितना भी कह लें कि हम बहुत बैलेंस्ड हैं, हमारे अपने बायसेस हैं, हम किसी चीज़ की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। और मैं यहाँ आइडियोलॉजीज की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक्स डिसलाइक्स बेसिक पर आकर भी बात करें तो भी कितना मुश्किल या कितना आसान था, एंड कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि आपके पास लेवरेज थी, यू कुड हैव रिटन, इससे शायद चौगुनी मोटी किताब लिखी जा सकती थी। पर ये एक फैक्चुअल अकाउंट है जो उन मिलिटेंट औरतों और इंसर्जेंसी में जो औरतें शामिल हैं उनकी कहानी बताता है, उनकी कहानी, दैट्स इट। उनकी फीलिंग्स शायद आपको दिख जाए जगह पर, क्योंकि बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है, बहुत ही क्रिस्प किताब, बहुत ही क्रिस्प लाइंस हैं, पर आपका ओपिनियन नहीं आता उसमें। इनफैक्ट अगर आपने कभी सिंपैथाइज भी किया वो भी नहीं, वो कभी कभी दिखता है क्योंकि वो आप में अपना ट्रस्ट, दे बेस्टो देयर ट्रस्ट ऑन यू। कुछ मोमेंट्स हैं जहाँ पे एक ने आपका हाथ पकड़कर बोला कि हम भी तो इंसान हैं, जी जी, एंड देन आपको वो जो शॉल या स्कार्फ दिया जाता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो मिला। कुछ रोई हैं आपके सामने, रूही ने आपको कहा कि आप भी औरत हैं, मुझे बोलने पर मत मांगिए मुझसे, आप समझती हैं। उस सब के बावजूद केवल आपको एज ए रिपोर्टर, एज ए प्रोफेशनल इस चीज़ ने अफेक्ट नहीं किया, औरत होने के नाते भी ये चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। हाउ डिड यू मैनेज डिस्पाइट एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस दैट आई टोल्ड एंड मोर? अच्छा, इसका एक मेरे दिमाग में मेरा जो गोल था वो बहुत क्लियर था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, कि मुझे इन औरतों के बारे में क्यों लिखना है। इन औरतों के बारे में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे लगा कि औरतें जो हैं वो अंडरग्राउंड मूवमेंट्स जो हैं उसका एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, केवल हिंदुस्तान और भारत में नहीं, और जगह भी है, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस। तो अगर आप इंसर्जेंसी को समझना चाहें और उससे डील करना चाहें काउंटर इंसर्जेंसी प्रोग्राम्स में, तो आपको इन औरतों के बारे में पता लगाना चाहिए। अच्छा, और इनके बारे में जो मैंने लिखा है कि इन्होंने क्या क्या काम किया, वो इसलिए ये दिखाने के लिए और प्रूव करने के लिए कि ये जो काम करती हैं उसी से ये अंडरग्राउंड मूवमेंट्स जिंदा रहते हैं। सो बेसिकली दैट जो मेरा एम था वो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था। और ये मैं ये नहीं कहूँगी कि जब मैं शुरू हुई तो मुझे ये गोल बिल्कुल क्लियर था, ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट कांटेक्ट जो इन औरतों के साथ हुए वो मैं जब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रही थी तब हुए। इनसे मैं मुलाकात नहीं हुई, पर इधर उधर जाते थे तो इनके रेफरेंसेस आते थे, कभी कोर्ट में दिख गई, कभी एक पोस्टर दिख गया, इलेक्शन कवरेज में जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में गए टेक्सटाइल वर्कर, हैंडलूम वर्कर्स के बारे में लिखने, तो किसी ने बोला अरे साहब ये जो है इनका पैसा तो इसलिए आता है क्योंकि ऐसे रेफरेंसेस थे। अर्थक्वेक कवर करने गई कश्मीर में तो पता चला कि जो सबसे ज़्यादा एड दे रहे हैं वो इन औरतों के थ्रू मिलती है क्योंकि ये उनके एजेंट हैं। तो उस समय तो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि स्टोरी कुछ और थी, और वो डेली रिपोर्टिंग तो आप जानती हैं। फिर वो पर दिमाग में ये कहीं ना कहीं रहा कि हैं ऐसी औरतें। फर्स्ट इंस्टेंस याद है आपको कि जब आपको टिक किया हो कि इसके बारे में तो कवर करना चाहिए और मैं कर भी नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई हैव सो मच टू डील विद ऑलरेडी? जब ये दिमाग में एक जैसे कहते हैं ना कीड़ा सा था कि ये है। आपको याद है कभी जब आपको लगा हो कि इस मोमेंट पे आई रिमेम्बर कि मुझे लगा कि इनको कवर करना चाहिए, इनके बारे में बात करनी चाहिए? मैं हमेशा सोचती थी, जब पोस्टर देखा तो भी सोचा, पर लगा नहीं भाई आज की स्टोरी तो है कि ये इलेक्शन कौन जीतेगा, ये तो निपटाएं, ये इसको निपटाएं फिर उसको निपटाएं। तो इस तरह से आप तो जानती हैं डेली रिपोर्टिंग में उस दिन की स्टोरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पर ये था कि है। तो जब मैंने रेगुलर जॉब छोड़ी तो मैंने कहा ये करूँगी मैं। पर उस समय तक क्या हुआ कि जो सब कॉन्टैक्ट्स थे और वो गायब हो चुके थे। बताया भी आपने, डिफिकल्टी हुई थी ट्रेस करने में। फिर उनको ट्रेस करें तो आधे पता चला अरे वो औरत तो अब रही नहीं, वो तो मर गई या वो शादी होके कहीं और चली गई। मतलब कितने साल गुजर चुके थे। तो बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच हुआ वाली चीज़। तो पर ये तो हमेशा था कि इनके बारे में लिखेंगे ज़रूर। पर अच्छा, जो पहले लगा तो जो ऑफिशियल सोर्सेज वगैरह से लगा, उन्होंने कहा अरे ये कोई आइडियोलॉजिकल ये नहीं आती हैं, कुछ नहीं,
ये तो वो औरतें हैं जिनको ये टेररिस्ट जो है किडनैप कर लेते हैं, अबडक्ट कर लेते हैं। मतलब वो एक बेचारी औरत वाला इमेज मेरे सामने रखा गया। पर जैसे मैं मिली और करती रही तो मैंने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर है, बहुत अलग। तो फिर मेरे दिमाग में ये क्रिस्टलाइज हुआ कि अरे ये तो ऐसे काम कर रहे हैं, इनके बिना तो ये इंसर्जेंसी चलती नहीं और इस तरह से इनका इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आप देखें किसी भी इंसर्जेंसी के वाले ऑर्गेनाइजेशन में औरतें डिसीजन मेकिंग लेवल पर नहीं है, बहुत कम। NSCM में है, नागालैंड में ये अवूली के बारे में मैंने लिखा, और कहीं नहीं है। तो आप इनकी जान तो खतरे में डाल रहे हैं, आप इनसे वो काम करा रहे हैं जो आपके मेल कार्डर नहीं कर पा रहा है, पर दे आर नोवेयर इन द हायरार्की, दे कांट इवन एस्पायर। और यही ये सवाल नहीं है, इस पे पर ओपिनियन चाहूंगी मैं आपकी आयरॉनिकल नहीं लगता आपको कि यहाँ पे भी देयर इज द स्टिग्मा दैट इज अटैच्ड विद द जेंडर। औरत है और इसलिए एक तरीके से परसीव की जाती हैं हायरार्किकल, तो अब भूल जाइए कि नहीं, ऐसा यहाँ ऐसा नहीं है। कश्मीर की बात आप छोड़िए, पर और जगहों की जहाँ देखिए कि इन औरतों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है या उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो होता है डिपेंडिंग कि वो किस कल्चरल और सोशल मिलियू से आ रहे हैं। नागालैंड, असम, इन सब में जेंडर इक्वालिटी बहुत है। इसी तरह अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें और ट्राइबल्स में, तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि औरतों को आप जो हमारे नॉर्थ इंडिया के कल्चर में है वैसा वो नहीं है। पर आप उसका बिल्कुल उलट पाएंगे कश्मीर में, क्योंकि वो एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी का सवाल नहीं उठता है, उनका वेल डिफाइंड रोल ऑफ वुमेन है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी उनसे उसी तरह से डील किया जाता है और सोशल लेवल पर तो कहने की बात ही नहीं है। पर वहाँ पर भी तो आप अगर एक तरह से सोचें तो अनकॉन्शियस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन है। In the sense, I'm not talking in the context of sexual exploitation. मतलब उनसे वो काम कराया जा रहा है जबकि उनको मालूम है कि इनकी जान खतरे में है, पर इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ये काम ये कर सकती है, क्योंकि इनके ऊपर सस्पेशन कम पड़ेगा, है ना, इस वजह से ट्रेसेबल नहीं है। और जगहों में ये लोग काडर ज्वाइन करते हैं। कश्मीर में दे वर्क ओवरग्राउंड, विच दे आर नोन एज ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ग्रुप। ये एक सिंगल एक उनका हैंडलर है, वो उन्हें बताता है आपको ये काम करना है। तो ये एक्चुअली डुअल लाइफ लीड कर रहे हैं। एक तरह से अपने कई दफे तो इनके फैमिली को भी नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं, सालों साल करते रहते हैं। नहीं, अब जैसे मैंने खालिदा के बारे में लिखा, इतनी यंग लड़की और शी वाज देन शॉट डेड, तो उसके घर वालों को तो मालूम ही नहीं है क्या काम करती है, क्या नहीं करते, नहीं पता। किसी अभी तक यही स्पेकुलेशंस है कि या तो पुलिस इन्फॉर्मर थी या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कुछ ये लोग डबल एजेंट्स भी बन जाते हैं। डबल एजेंट्स के बारे में बताइए मैम। आई डोंट नो लाइक व्हाट इज अ डबल एजेंट, क्या होता है? ऐसा होता है, अब मैं चलिए आपको कश्मीर के खालिदा की बात लेके चलते हैं। खालिदा एक जब 17-18 साल की लड़की कॉलेज स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में नहीं स्कूल में, और एक बड़े गरीब बैकग्राउंड की थी। तो अब वो कहती है उनका मामू जान भाई या जो भी थे ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे थे, हेड नहीं, वो पाकिस्तान चले गए थे। तो उन्होंने वहाँ से उसको कांटेक्ट किया और बोला कि तुम हमारा ये काम कर दिया करो, वो काम, मतलब छोटा मोटा। तो उसको 2 टेलीफोन दिए और ये वो, उसको पैसे भी मिलना शुरू हो गए। यंग लड़की, उसको मेकअप का बहुत शौक़, अच्छे कपड़ों का शौक़, वो सब उसका पूरा होने लगा। सुंदर भी बहुत, देखने में तो कश्मीर में तो सब औरतें ही सुंदर होती हैं। तो ये जो थी ये काम करने लगी ऑफ इन्फॉर्मिंग, बेसिकली इन्फॉर्मर। तो क्या इन्फॉर्म करना था, तुम्हारे यहाँ से मिलिट्री मूवमेंट हो रहा है, ये सब करके थोड़ा फिर उस लेवल पर आए कि हम किसी आदमी को भेज रहे हैं और उसको इस जगह से उस जगह तक ले जाना है, तो तुम या उसकी बहन बन के चली जाओ या बीबी बन के
कवर फॉर मूवमेंट। फिर आया मूवमेंट ऑफ आर्म्स कि ये मेरी 2 राइफल हैं, वो तुम्हें कोई आकर देगा, उस गांव में पहुंचा देना। तो उन्होंने अपने हिजाब के अंदर रख लिया या सर पे जो भूसा है उसके अंदर रख के कर लिया। इस तरह से ये होता है। बिल्ड भी करते हैं स्लोली, बिल्ड भी करते हैं। अब वो कई दफ़े पकड़ी गई। जब वो पकड़ी गई और पुलिस के उसमें आ गई तो पुलिस भी फिर यूज़ करने लगती है क्योंकि उनको मालूम है। तो बोला कि अच्छा तुम इन्फॉर्म करो। तो ये जो डबल एजेंट होते हैं वो दोनों तरफ इंफॉर्मेशन देने लगते हैं एंड देयरफॉर दे बिकम वेरी रिस्क प्रोन। तो उसमें क्या हुआ, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगाती हूँ, खालिदा से तो कोई बात हो नहीं पाई, कि उनको ये बताया गया कि अब तो पुलिस तुमको पकड़ लेगी। और जो इसके हैंडलर्स थे या जो भी थे उनको भी ये शक होने लगा कि शायद ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी दी है। तो इस बहाने उसको बुलाया कि अब तुमको हम पीओके में एंट्री दिला देंगे, तुम्हारा पासपोर्ट बन गया है, तुम आ जाओ। तो एक सेब के फील्ड में, ऑर्चर्ड में उसको ले गए या जहाँ पर भी मिलना था, और उसकी बॉडी वहाँ पर मिली थी। अब ये हमें नहीं मालूम और कोई तरीका नहीं है पता करने का कि किसने उसको मारा, क्यों, क्या कारण, नोबडी नोज। पर ये सब तक मालूम है कि हाँ ये वहाँ गई और एक फॉल्स फेक पासपोर्ट भी उसके सामान में निकला। अच्छा, और जिस तरह से उसको बुलेट लगा था सीधे यहाँ, ये जैसे कहते हैं सिग्नेचर ऑफ टेररिस्ट्स होता है यहाँ पे मारना। और वो इसलिए मारते हैं, वो चाहते हैं कि और लोग जो हैं टू सेट एन एग्जांपल, जो उनके लिए काम करें कि भाई तुम्हारा भी ये हर्ष हो सकता है अगर हाँ आपने तो ये हुआ आपका डबल एजेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसलिए कर रही थी कि उसको मज़ा आ रहा था, पर वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंस गई थी कि पुलिस से जान छुड़ाने के लिए हो सकता है उन्हें बता रही हो, और इधर इन लोग को बता ही रही थी। उसकी मटेरियल इच्छाएं पूरी हो रही थी। वो तो कभी कभी इस एज में आप होते हैं, आप इतने मोल्डेबल हैं। हाँ, इतने जब आप उस पे इतने घुस गए फिर उसमें से निकलना मुश्किल है क्योंकि आपको वो मार ही देंगे या कैसे आप निकलेंगे उसमें से। तो ये स्टार्क डिफरेंस दिखता है मैम। किताब में भी आप बताते हैं कि कश्मीर में व्हेन दे वांट टू गिव अप, और ये हमारी ओपिनियन नहीं है, ये अकाउंट्स हैं उन लोगों के जिनसे मैम मिली हैं, बात करी है, जो एज ए मिलिटेंट सर्व किए हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहे हैं। सो यहाँ ओपिनियन नहीं है, मैं बार बार क्लैरिफाई करके चल रही हूँ। उसमें भी ये है कि जब वो कश्मीर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जब वो छोड़ना चाहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज उनको ट्रेस किया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। एनोनिमिटी में रहना भी मुश्किल है। दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी एजेंसीज एज वेल एज द हैंडलर्स। ट्रू। अच्छा, और ये सवाल जो आप कर रहे हैं, जो बात आपने कही, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना हर जगह मुश्किल होता है। जो ये नक्सल मूवमेंट है या जो है, वहाँ पे भी आपको अपने लीडर की परमिशन लेनी पड़ती है छोड़ने से पहले। आप ऐसे उठ के नहीं जा सकते। पर जो छत्तीसगढ़ की स्टोरीज हो गई या नॉर्थ ईस्ट जब आपने कवर किया, और वहाँ भी परमिशन लेनी है क्योंकि वो अपने लीडर को बहुत रेवर करते हैं या बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो मायने रखता है कि वो परमिशन ले रहे हैं। पर उन सब कहानियों में, और हो सकता है सबके साथ ऐसा ना होता हो, बहुत मुश्किलात नहीं हुई उन्हें निकलने में। मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, उनको स्टेट भी ऑफर करता है कि आप सर्व कीजिए, उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं। तो एक सवाल तो मेरा आपसे रहेगा, इसके बारे में बताइए कि जो इंसर्जेंट्स रहे हैं, जब वो छोड़ देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टेट ही उन्हें क्यों हायर करता है? क्या उनको डर नहीं होता है कि व्हाट इफ? हर समय तो नहीं करता, हर समय नहीं करता है। हाँ, और कितने दिन का प्रोटेक्शन देता है? देखिए, एक चीज़ आप मान के चलिए, ऑर्गेनाइजेशन भी इनको कब छोड़ता है? जब उसको लगता है कि फिजिकल या मेंटल जो इसकी एबिलिटीज़ हैं वो कम हो गई हैं। देखिए, ये जितनी औरतें हैं जिनसे मैंने बात की, 100 के करीब, उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है। लिखा आपने 5 से 8 साल। 5 से 8 साल। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये भी देखते हैं कि आपका मेंटल मेकअप चेंज हो रहा है। अब इस औरत को इतना कमिटमेंट और इस काम में मज़ा नहीं आ रहा है। अब इसमें जैसे हमने देखा छत्तीसगढ़ वगैरह में, अब इनको है अब मुझे शादी करनी है, अब मुझे घर बसाना है, मुझे बच्चे चाहिए। तो अच्छा, इनको लगता है अगर चलो 4-5 साल हम बच गए, मरे नहीं, तो अब ठीक है, आगे चलें। हाँ, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। बट एज यू सेड, एटलीस्ट इन छत्तीसगढ़ और इन जगहों में, नागालैंड, असम वगैरह में,
ये लड़कियां सोचती हैं कि ये एक फेज है लाइफ का। हाँ, एक पॉइंट के बाद जैसे हम टीनेज से गुजरते हैं, ऐसे ही इस वाले फेज से गुजर के ना एक और पड़ाव है जिंदगी में। वो एक आपने बार बार इंट्रोडक्शन में भी हम लोग ये पढ़ने को मिलता है कि आप जब भी कुछ भी ऐसा ज़रा सा भी ब्रश अप करता था आपकी मेमोरी को, कि कोई आपको कोर्ट में दिख गया या आप पुलिस से बात करने गई हैं तब दिख गई कोई लेडी आपको, तो ये आपको हमेशा टिक करता था। और पर आप इसको यू कुड टेंड टू इट आफ्टर यू वर डन विद योर मेन स्ट्रीम जॉब। तो कभी कोई गिल्ट अटैच था कि मैं इमीडिएटली नहीं कर पाई, या उस समय करती तो शायद ज़्यादा कहानियां होती? तो नहीं था। नहीं। अब एज अ रिपोर्टर जो आपकी उस दिन की स्टोरी होती है ना, वो आप पे छाए रहती है, यू नो। पर हाँ, कहीं ना कहीं आप सोचते हैं, but you were committed to it because after that you went back to it and you came out with the book. Committed मतलब मुझे बहुत fascination था कि ये कौन औरतें हैं, क्या काम करती हैं। अब देखिए कश्मीर में भी जो एक मैंने जमरूद के बारे में लिखा, जमरूदा के बारे, she was part of the हुर्रियत, पढ़ी लिखी औरत, और उनको आपने पाकिस्तान हाई कमीशन भेजा टू कलेक्ट मनी, क्योंकि उनको लगा कि एलिजिडली, मैं नहीं कहती हूँ कि क्या हुआ, पर उससे बड़ा एक डिप्लोमेटिक इवेंट हो गया था। उनको जो पर्सन थे उनको देश से गवर्नमेंट ने बोला कि आप विदिन 48 आवर्स चले जाइए, और ये सब जो भी हुआ। पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो उनका ऑर्गेनाइजेशन वाला किसी आदमी को भी भेज सकते थे ना, पर क्यों जमरूदा को क्यों भेजा गया? क्योंकि लगा कि इसके ऊपर, हाँ, सॉफ्टवेयर, शी इज अ वुमन एंड ये मैनेज कर पाएगी ये काम को। और फिर क्या हुआ, उसने खुद अपने बयान में बताया, और मुझसे कहानी में भी जब बता रही थी अपनी, कि उसके दिल में ये बात थी कि जब उसको जेल हुआ और उसके ऑर्गेनाइजेशन वालों ने लिस्ट दी कि किस किस को रिलीज किया जाए, उसका नाम नहीं था उसमें। उसने उनके जो अपने मेल थे, उनके कार्ड, उनके नाम थे, उसका तो नहीं था। वो 4-5 साल जेल में रही, और उसका जो भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ या जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, और जो भी उसने किया था, तो एक वो भी है चीज़ कि कहाँ सोचते हैं कि नहीं, इनसे ही काम करा लिया जाए, ये काम अच्छा कर पाएंगी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के लीडर्स थे, उन्होंने बहुत पहले ये बात सोच ली थी, आइडेंटिफाई कर दिया था कि इन औरतों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह के रडार पे ये थी नहीं औरतें। और यही आप कह रही हैं कि यही इंटेंट है आपका, कि अगर आप टैकल करना चाहते हैं, इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज। आपको जानना चाहिए, पता करना चाहिए औरतों के बारे में जो एज अ स्पाइन काम कर रही हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के। एग्जैक्टली। अच्छा, नहीं, और वो उनके बारे में आप केवल पता मत लगाइए, पता तो आप लगाइए, वो तो आपको पता चल ही जाता है। जब आप पीस टॉक्स को नेगोशिएट करते हैं, या इंसर्जेंसी को आप ख़त्म करना चाहते हैं, या उनसे बातचीत करना चाहते हैं, नेगोशिएशंस, आप उन औरतों से भी तो बात करिए। उनसे क्यों बात करिए? क्योंकि इनके दिमाग में परस्यूट ऑफ पीस उनके मेल लीडर्स से ज़्यादा है। तो ये उनके ऊपर एक तरह का इन्फ्लुएंस भी डाल सकती हैं। आप देखिए कि कौन से आपने पीस टॉक्स में देखा कि औरतें उस टेबल पे बैठ के हमारे ऑफिशियल्स के साथ बात कर रही हैं? कभी नहीं। कभी नहीं, है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है 2 पॉइंट्स जो मैं इस किताब में चाहती थी किसी तरह लोगों को समझ में आए और मैं उन तक पहुंचा पाऊँ, कि पहली बात, ये जो औरतें हैं इन मूवमेंट की स्पाइन है। जब आपने उल्फा में देखा, जब इनके सारे मेल लीडर्स अरेस्ट हो गए थे, द वुमेन केप्ट द मूवमेंट अलाइव। जो दे एक्ट एज कुरियर्स, एवरीथिंग, किलर्स, एवरीथिंग, एंड येट ये लोग हैं जो पीस चाहते हैं। तो आप इनसे बात करिए ना, इनसे भी बात करिए, क्योंकि क्यों ये लोग पीस चाहते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब ये बाहर निकलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और शादी हो जाती है और बच्चे आते हैं, वो ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहे, उसको भी एक पीसफुल नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए। तो वो चाहते कि सब कुछ पीसफुल हो जाए,
इंसर्जेंसी, हम इस पे नहीं जा रहे हैं उन्होंने सोचा कि हमने गलत किया या सही किया, नहीं, उनको मिलिटेंसी नहीं चाहिए, वो केओस नहीं चाहिए जिसमें वो पले बड़े हैं, जाहिर है अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते। पर आदमियों का जहाँ तक मेरी रीडिंग है वो ज़्यादा उनका एक मैक्सिमम है, वंस अ किलर ऑलवेज अ किलर, एंड यू से इट इन द बुक कि औरतों के लिए सही नहीं है। दैट इज व्हाट, ये उन पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बोला वो सब करने के बाद वो बिहू डांस में हिस्सा लेने चली गई। या एक और है इसमें मणिपुर की जो लेडी है पूर्णिमा, ये तो इतनी टफ थी, मतलब जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिटिकल असैसिनेशन करना पड़ता था वो ये करती थी। बाय पॉलिटिकल असैसिनेशन आई मीन कि उनके काडर में से किसी ने गलती करी और वो भाग गया या पैसे नहीं दिए या क्या, तो इसको भेजा जाता था उसको मारने के लिए। और अब वो क्या करती है, अब वो फेथ हीलर हो गई है, बिकॉज शी ऑल्सो वांट्स पीस। पूर्णिमा वाज अ ब्रूटल किलर, पूर्णिमा की स्टोरी। और अगर मैं जब पूर्णिमा की कहानी आपको बताती हूँ कि उनका चेंज ऑफ माइंड क्यों हुआ, और ये कंपेल करती है ना स्टोरी आपको ये किताब उठाने के लिए, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। बाकी तो सब चीज़ें पढ़ लेंगे। वो एक इंस्टेंस शेयर करती हैं आपके साथ जब वो कहती हैं कि उनको बोला गया था कि एक आदमी को मारना है, कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला, शी वेंट देयर, और उस आदमी की वाइफ उस समय वहाँ मौजूद थी। वो सामने आके खड़ी हो जाती है कि नहीं मारने दूंगी मैं अपने पति को। वो लड़ती है, और जिस एरिया से पूर्णिमा आती है वहाँ टॉर्सो को एक अलग कपड़े से रैप किया जाता है और नीचे एक स्कर्ट टाइप होता है, वो उससे अलग से रैप करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में, इस खींचातानी में उस औरत के कपड़े फट गए थे ऊपर से, और उसकी शायद स्कर्ट फट नहीं गए थे, वो उतर गए थे। वो शी वाज नेकेड, उसको रियलाइज भी नहीं हुआ, एंड शी स्टिल, वो नहीं चाहती थी अपने पति को छोड़ना, और वो तब भी लड़ रही थी कि मैं मारने नहीं दूंगी। एंड उस मोमेंट पर पूर्णिमा को रियलाइज होता है, जिस कोट से आप स्टार्ट भी करती हैं कि औरतें जानी जाती हैं कि हम जिंदगी बचाना जानती हैं, और मैं जिंदगी ले रही हूँ। इट स्टेज विद यू। और जब उसका हस्बैंड, वो सॉरी बोलती है एंड में अपने पति को कि मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ नग्नावस्था में हूँ, मतलब मेरे कपड़े उतर गए, मुझे पता नहीं है। एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्स दिस ब्रूटल किलर जो सोचे बगैर लोगों को मार रही थी। नहीं, वो ये सोचती है पूर्णिमा, उसने जो मुझे बताया कि अरे ये औरत तो इतना कुछ कर रही है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, और मैं एक ऐसी औरत हूँ जो जान ले रही हूँ मैं। एग्जैक्टली। तो वो उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, यू नो। और फिर वो, खैर कुछ टाइम लगा उसको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने में, क्योंकि उसको इतनी सीक्रेट्स और सब कुछ मालूम थी। पर फिर वो देखिए फेथ हीलर बन गई। तो कैसे लाइफ इन लोग की बदल जाती है और क्या होता है। और आपने जो सवाल पूछा था, शायद मैं उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाई, कि इन एजेंसीज जो ऑफिशियल हैं, पुलिस या जो भी है, वो इन लोगों को क्यों भर्ती कर लेती हैं। तो उनको भी मालूम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की बातें इनको थोड़े दिन तक ही पता रहेंगी, उसके बाद नहीं। क्योंकि जब ये लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो अपने वेन्यू और ये सारे बदल देते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि हो सकता है कि इसके ऊपर ट्रेस बैक, तो वो सब चेंज कर देते हैं। और कहीं ना कहीं तो इनको एब्जॉर्ब करना ही पड़ता है। तो कुछ लोग तो चले जाते, पर काफ़ी लोग हैं जो नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, दे डोंट जॉइन एनी ऑफ दीज। इसमें एक कश्मीर की एक स्टोरी है, निगत लड़की का नाम है, जो एक छोटी 15-16 साल की लड़की है, और वो फिर एक शादी करती है एक मिलिटेंट से, एंड शी इज एबल टू कन्विंस हिम टू सरेंडर, छोड़ दो, सरेंडर करो, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ लीड करना है, हम शादी होगी, हम आराम से रहेंगे और ये वो। अब देखिए मिलिटेंट ये सरेंडर तो कर देता है, पर आयरॉनिकली उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं दे पाती, और वो दर दर और उनके टारगेट पे भी बना रहता है, और उनके मिलिटेंट के टारगेट पे छोड़ के आया। और अब इतने साल बाद भी निगत और उसके हस्बैंड एनोनिमिटी में रह रहे हैं और भाग दौड़ इधर उधर छुप के चल रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि गवर्नमेंट जो है रिहैबिलिटेट की जो रिहैबिलिटेशन स्कीम है वो बहुत बढ़िया है, वो ऐसा नहीं है, पर उनके भी अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो वो लोग भी उनको तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक कर सकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद उनकी कोई रेलेवेंस नहीं रह जाती है उन लोगों के लिए भी। तो ये भी एक ह्यूमन ट्रेजेडी है एक तरह से देखा जाए तो।
कि जो वापस आना चाहते उनके लिए भी मुश्किल है। पर ये औरतों का जो छत्तीसगढ़, असम, नागालैंड, इनमें वापस आना बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि उनके यहाँ जेंडर इक्वालिटी भी है। उसको ये नहीं बुरा मानते कि तुम आदमियों के कैंप में रहीं जाकर और ये हुआ वो कुछ नहीं है। दे आर एक्सेप्टेड बैक एज यू नो ऑर्डिनरी पीपल। और कश्मीर में थोड़ा सा प्रेजुडिस है कि भाई, अब आपने रूही की इसमें कहानी है कि वो गई और उसके साथ शी वॉज द फर्स्ट बैच एंड द ओनली बैच ऑफ women who went to POK for training. उसके साथ क्या हुआ, वापस आई और एक्सेप्टेंस बड़ी एक उसकी कहानी तो बहुत अच्छी है कि हो गई एक्सेप्टेंस, इनलाइटेड, पर सब जगह नहीं होती है। बोल भी तो रही थी इनके जैसे हर किसी के हस्बैंड नहीं होते, जैसे मेरे हस्बैंड। और जो आप एक कह रही थी कि आप इन्फ्लुएंस होती है, जब मैं इस औरत से बात कर रही थी रूही से, एक तो बहुत ही खूबसूरत और वो अपने को कोई मधुबाला से कम नहीं मानती और है भी बड़ी खूबसूरत। और उसने मैंने उससे बोला अच्छा आप कल बात करते हैं परसों, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं, कल बहुत देर हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि टाइम, मैंने कहा नहीं मैं तो हूँ, मैं आ जाऊँगी। एंड शी टोल्ड मी शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्टमक कैंसर। तो उसका ये था कि मैं अपनी कहानी बताऊं। और मैंने उससे पूछा क्यों, बोलती है मेरा शौहर नहीं चाहते कि मैं आपको बताऊं क्योंकि मेरी लड़की भी बाहर पढ़ती है और ये, पर मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैं जो कश्मीर की लड़कियां हैं, औरतें, उनको बताना चाहती हूँ, आगाह कर सकूँ। तो मुझे उसका वो सेंटिमेंट बहुत अच्छा लगा एक तरह से, कि वो बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और बोली हमें आज़ादी और इसका इतना जुनून था, पर देखिए क्या हर्ष हुआ। तो बोली कि अगर आपको आज़ादी या कुछ करने, आपको कोई एक एवेन्यू ढूंढनी चाहिए कि जो मिलिटेंसी से रिलेटेड नहीं हुए, आप नेगोशिएशन कीजिए, बातचीत कीजिए। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी जो उसने कही है। जी, रूही की स्टोरी के साथ क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस कहानी की, तो क्योंकि सब और काफ़ी शायद लंबे समय आप काफ़ी देर बैठी होंगी उसके साथ जब उन्होंने इतना सब कुछ बताया आपको। एक सिटिंग में तो नहीं हो पाया ऑफ कोर्स, सबके साथ एक सिटिंग में नहीं होता था। किन्हीं के नागालैंड वगैरह में तो मैं फिर रही उन लोगों के साथ, असम में, नागालैंड में, कश्मीर में भी मैं काफ़ी दिन रही, खालिदा के यहाँ भी रही 2-3 दिन। और इस तरह से खालिदा वाली स्टोरी का थोड़ा मलाल है आपको, क्योंकि आप कवर कर रही थी पर पता नहीं लगा पाते ना, मतलब केवल आप नहीं, शायद जो लोग भी उस केस से जुड़े थे जी, कि हमें पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या। अब देखिए सबके सस्पेशन तो रहता ही है दिमाग में, पर जब तक प्रूफ नहीं है आप क्या लिख सकते हैं। एज अ रिपोर्टर यू नीड प्रूफ, ऑफ कोर्स। दिस इज नॉट फिक्शन, हाँ, बार-बार क्लैरिफाई कर रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट ये पूछती हूँ, 2015 में आपने इस पे काम करना शुरू किया और आपने ये लिखा भी है कि उस समय ये न्यूज़, दे वर मेकिंग न्यूज़, एक अनप्रेसिडेंटेड, पहले ना कभी नहीं देखा गया उस तरीके से न्यूज़ में आ रही थी कि औरतें भी होती हैं, द विमेन टेररिस्ट्स आल्सो, विमेन मिलिटेंट्स आल्सो। तो ये एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन है कि आपका काम कोइंसिडेंटली उस समय स्टार्ट हुआ या आपने सोचा, बिकॉज बीइंग अ जर्नलिस्ट यू नो कि न्यूज़ वैल्यू ये है? नहीं, न्यूज़ वैल्यू नहीं। उस समय क्या हुआ, मैंने ये जो राजीव गांधी असैसिनेशन था उसको भी कवर किया था, धानु के बारे में आपने मेंशन किया है। तो मुझे लगा कि अच्छा, मैं श्रीलंका में भी रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ 2 साल, जब मैं टेलीग्राफ के लिए। उस ज़माने में तो ये इतना नहीं शुरू हुआ था मिलिटेंसी, पर वो जो एलाम मूवमेंट वगैरह था उसमें थी। यू डिड कवर दैट? या वो भी कवर किया और मैं देखती थी विमेन वो है, पर एलटीटी से तो मेरा कोई उस समय वो नहीं था। एक कैंप में ज़रूर गई थी बीच में। तो ये सोचना, और मुझे जो सबसे ज़्यादा धानु के बारे में स्ट्राइक किया कि बिफोर द असैसिनेशन उसने बैठ के अपनी फेवरेट डिश बिरयानी खाई। मैं सोची ये औरतें किस मिट्टी की बनी हुई हैं, ये क्या है? आइडियोलॉजी है एक तरह से कि अपने ज़िंदगी का कोई उनको जैसे पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना है, और ये एक टास्क है। और उससे पहले आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मेरा पेट भर। आप कभी भी फेवरेट चीज भी रह जाते हैं, हाँ, कि ये कैसे हो सकता है, मुमकिन कैसे है। तो एज अ वुमन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड ये क्या है, यू नो व्हाट इज इट। और उसी समय अगर आपको याद हो, फ्रांस, पेरिस में एक केस हुआ था
शूट आउट का। चार्ली हेब्डो वाले की बात कर रहे हैं आप? नहीं, उसी के बाद एक अपार्टमेंट में उन्होंने पुलिस गई थी, तो जो वुमन उनको डिफेंड कर रही थी टेररिस्ट को, वो एक औरत थी जिसने वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। और उसी के कुछ दिन बाद अफ्रीका में एक केस हुआ जहाँ पे शॉपिंग मॉल में अटैक हुआ था, उसमें भी औरतें इन्वॉल्व थी। तो कुछ ऐसा सडनली बनता है, मैंने कहा ये तो कुछ ख़त्म ही सा नहीं हो रहा है। और छत्तीसगढ़ की तो आ ही रही थी खबरें रोज़, सरेंडर में आप देख रहे थे। कश्मीर में भी मैंने आपको बोला कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, तो जब किसी ने बोला कि हाँ लड़कियां भी गई थी पीओके, मैंने कहा भाई वो पता लगाओ। तो पता लगा कि 5 गई थी, केवल 2 वापस आई, 3 का पता नहीं लगा। इनका जब पता लगा तो जो दूसरी और लेडी थी उसने कहा था मुझसे बात करेगी, बट शी रिफ्यूज्ड। थोड़ी बात की और फिर उसने मना कर दिया। तो लगा बस वो जैसे आप कहते हैं कभी कभी कुछ होना होता है तो हो ही जाता है टाइम पे, हो गया। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगा इनको ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में। टीडियस टास्क होगा वो, बहुत वेरी एडवेंचरस। अच्छा, यू लाइक्ड इट? किसी पॉइंट पे आपको ये नहीं लगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है, छोड़ देते हैं इसको, ऐसा कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये शायद एक रिपोर्टर की ट्रेनिंग होती है कि उसको यू फाइंड यू गो आफ्टर इट, कि अरे भाई अब ये नहीं मिली, कोई बात नहीं, कौन से गांव में गई, चलो वहाँ चलते हैं। तो मेरी ट्रेनिंग एज अ रिपोर्टर जो इतने साल की थी वो भी शायद काम आई। बार बार आप ये कहती भी हैं, यू आर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर देम, बहुत कृतज्ञ हैं आप इन लोगों के टूवर्ड्स। जब और आप लिखती भी हैं, मैं यू रोट एंड आई कोट दैट आई विश आई हैवंट लेट देम डाउन, ये 1-2 जगह आपने लिखा है। व्हाई इज दैट फीलिंग? आप क्यों इतना थैंकफुल हैं इनके टूवर्ड्स, या आप ये फीलिंग कैसी है मैम? ये प्लीज इसके बारे में बताइए मुझे। देखिए आप, किसी औरत को अपना दिल खोल के अपनी बातें बताना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, बहुत पर्सनल चीज़ें, बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताई हैं, अपने बच्चों को नहीं बताई हैं। अब हम उस समय उससे बातें करें, उसको मालूम है कि ये लिख देंगे तो शायद मेरे बच्चे भी पढ़ लें, हस्बैंड भी पढ़ ले। या अब आप रूही की बात देखिए, जब मैंने उससे ये पूछा तो फिर उस आदमी ने क्या किया तुम्हारे साथ, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के बोली आप भी औरत है ना, आप तो समझते हैं, मुझे बोलने पे मजबूर मत करिए। तो मैं समझ सकती थी कि इसके ऊपर क्या बीती है और ये इसको बोलना नहीं चाह रही है, बट आई कैन अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स यू कैन। तो जब मैं इन लोगों से बातें करती थी एज अ वुमन, मैं समझ पाती थी कि इनके ऊपर क्या गुजरी है या क्या नहीं गुजरी है, इनके दिमाग में क्या बात आई। एक औरत जैसे आपने देखा छत्तीसगढ़ की है, वो क्यों सरेंडर करती है? क्योंकि उसको अपने भाई से इतना प्यार था कि उसके भाई ने जब बोला तुम कर दो सरेंडर, और वो मान गई ओवरनाइट। और जबकि उसका भाई पुलिस में था। तो एक ये जो इमोशनल लाइन आती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं इनकी चीज़ों के बारे में वर्णन कर रही हूँ, हैव आई बीन ट्रूथफुल टू देम, हैव आई ब्रॉट आउट देयर इमोशनल स्ट्रगल्स, चैलेंजेस। ये सबसे बड़ी थैंकफुल मैं इसलिए हूँ। आप किसी भी औरत से कोई पर्सनल बात पूछे और वो आपको बता दे, तो आसानी से नहीं बताती। इसके मतलब उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर वो ना बताती तो क्या मैं ये किताब लिख पाती? नहीं लिख पाते। Of course, ये बात है। और जब मैं ये कहती हूँ कि आई एम थैंकफुल एंड आई होप आई हैव बीन ट्रूथफुल, कि मैं उनको एक औरत, एक इंसान की तरह प्रेजेंट कर पाई, जो उनके ऊपर एक रेपुटेशन और क्लोक है कि ये मिलिटेंट है, उससे हटके मैं इनको एक इंसान, एज अ वुमन दिखा पाई। एक तरफ तो मैंने बताया इन्होंने क्या क्या काम किया और किस तरह से इन्होंने इस इंसर्जेंसी को अलाइव रखा, पर एक ह्यूमन एंगल भी है, वो भी मैं लाना चाहती थी। ह्यूमन एंगल की आप बात कर रही हैं जी, तो ना चाहते हुए भी, और मैं ये 5 स्टेट्स की बात करूंगी जो किताब कवर करती है, रोमांस क्रीप्स इन जी, इतने केओस में, देयर इज एम्बुश फायर, लड़ाई हो रही है, आप मार रहे हैं, और उस केओस के बीच में भी इन लोगों को प्यार मिलता है, विच ड्राइव्स देम टू अ लिमिट, कि अब इसको छोड़ना है, और जिससे स्नेह है मुझे, वो इतना ड्राइव कर रहा है उनको कि उसके साथ एक सेटल्ड लाइफ चाहिए मुझे, नो मैटर व्हाट।
हाउ डज इट मेक यू फील, क्योंकि लेटर्स भी हैं छत्तीसगढ़ वाली स्टोरी में कि लेटर्स एक्सचेंज करते थे क्योंकि वो साथ ही नहीं रह पाते हैं। जी जी, न्यूली मैरिड हैं, अभी शादी हुई है एंड दे आर सेपरेटेड, और कैंप के रूल्स भी बहुत सारे हैं। तो जब आप ये सब देखते हैं, एंड आपने लिखा भी कि आप पूछ रही थी ना, एक आप सवाल करती हैं उनसे कि इतने केओस में हाउ इज इट पॉसिबल टू लव समबडी ऐसे सिचुएशंस में। तो 2 सवाल, पहले तो मैम ये कि हाउ डू यू सी ऑल दिस दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, और दूसरा ये कि क्या अभी भी आप मानती हैं कि ऐसी सिचुएशंस में इंसान स्नेह नहीं कर सकता किसी से या प्यार में नहीं पड़ सकता? ऐसा क्या होता है, ये लोग बड़े क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं एक दूसरे के कैंप्स में और एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब जैसे आपने देखा छत्तीसगढ़ में उस लड़की ने कहा कि ये मेरे, जो मैं जब शूट करती थी तो मेरे पीछे रहता था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बोली जब इतने असाइनमेंट्स में इसने मुझे प्रोटेक्ट किया तो ज़िंदगी में भी प्रोटेक्ट कर लेगा। एक और रोमांस और लव जो है वो तो एक ह्यूमन इमोशन है जो मेरे ख्याल से हमेशा हमेशा रहता है। आप किसी, हो सकता है कभी सप्रेस हो जाए और कभी उभर के भी आ जाता है। तो ऐसा तो कोई, मैं सोचती हूँ, इंसान नहीं होगा जिसके अंदर इमोशन ऑफ लव और वो ना हो, होता ही है। तो जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, एक तरह की थिंकिंग है, एक तरह का उन्होंने इतने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, तो इट इज़ नेचुरली और टफ सिचुएशंस, और एक दूसरे को वो बहुत करीब से जान जाते हैं कि भाई इसके गुड पॉइंट्स क्या हैं, बैड पॉइंट्स क्या हैं। आप जब रह रहे तो पता ही चल जाता है ना। क्या करते हैं हम लोग के सिटीज़ में, क्या होता है, डेटिंग सिस्टम होता है ना, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं या कहीं कहीं लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं। तो इनके यहाँ भी तो वही तो हो रहा है। हाँ, गोतुल्स के बारे में बताइए प्लीज व्यूअर्स को। गोतुल्स का तो डिफरेंट है फ्रॉम द कैंप। हाँ, फ्रॉम द कैंप गोतुल्स के बारे में आई जस्ट वांट कि आप एक बार व्यूअर्स को बताएं कि गोतुल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, होते क्या है। जो ट्राइबल उसमें ये था, इसलिए मैंने कहा वहाँ बड़ी जेंडर इक्वालिटी है। तो जब लड़की रीचेज अ सर्टेन एज तो और लड़के, तो उनको एक डॉमेट्री जैसा होता है, कम्युनिटी, उसमें भेज दिया जाता है कि वहाँ आप रहो और अपना पार्टनर ढूंढो। So that's they live it. together. They live together. And they choose their partners. And they choose their partners. इसलिए इस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब मैंने इस लड़की से छत्तीसगढ़ में पूछा, 2-3 लड़कियों से बल्कि, कि भाई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात डाल रखी थी लोगों ने कि जब तुम इन कैंप्स में रहती हो और चारों इधर उधर घूम रहे हैं तो ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ तो कोई नहीं करता, कोई आदमी। she was shocked at the question ना, चौंक गई थी वो, बिल्कुल चौंक गई और बोला मुझसे ज़बरदस्ती कोई आदमी। तो मैंने कहा क्यों? बोले हम तो चूज़ करते हैं अपना पार्टनर। अब फिर उसने बड़े मजाक से मुझसे बोला, अरे हम आप सिटी वालों की तरह नहीं हैं। मतलब शी वाज लिटरली लुकिंग डाउन ऑन यू कि आपने ये सवाल पूछा भी कैसे हमसे, यू नो। अब वो बात कश्मीर में नहीं है, जो क्योंकि उनकी सोसाइटी फ़र्क है। पर मैंने देखा कि नागालैंड में भी जो ये वेमेन थी, वो दे हैव अ राइट टू चूज देयर पार्टनर्स एंड वेदर दे मैरी और डोंट मैरी। कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है इसमें। राइट तो ऑल ऑफ अस हैव, दे आर बीइंग, उनको एक्सरसाइज करने दिया जाता है। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि सोशल स्टिग्मा नहीं है जो यहाँ पर, जो उनको रोके। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत, तो एक तरह से देखा जाए इट मोल्ड्स देयर पर्सनालिटी। इट डज क्लियरली यू चेरिश ऑल दैट ना, क्योंकि आपने बोला कि एडवेंचर था एंड आपको एक पॉइंट पे भी नहीं लगा कि गिव अप करना चाहिए। नहीं, गिव अप करने का तो कभी भी नहीं सोचा। पर जो इमोशनल इंस्टेंसेस लोगों ने शेयर किए आपके साथ, अपनी पर्सनल बातें बताई, तो जब आप घर जाती होंगी वापस या जहाँ भी आप नोट डाउन भी कर रही थी या जब आप लिखने भी बैठी, तो ये चीजें आप बार बार रीलिव करते हो जी, और हर बार आसान नहीं होता है, बिकॉज यू फील सैड, यू फील बैड, यू फील। और सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे बुरी लगती है कि सम ओवर द इयर्स मैं इन लोग से कांटेक्ट नहीं रख पाई, क्योंकि कई लोगों के फ़ोन नंबर बदल गए, उन्होंने मुझे वापस नहीं कांटेक्ट किया। रूही का तो मुझे मालूम भी नहीं बेचारी ज़िंदा है कि नहीं है, क्योंकि उसका फ़ोन मैं करती हूँ, कोई जवाब नहीं आता। कश्मीर में जब दोबारा गई, उसको कोशिश करी ढूंढने की, वो वहाँ नहीं थी। नहीं, वो जो इंसान मुझे वहाँ तक ले गया था वो अब नहीं रहा, ही हैज़ डाइड हिमसेल्फ। और मुझे इतना जोग्राफी चेंज हो गई थी, मोहल्ले का नाम नहीं याद था, किसी से पूछ नहीं सकती थी, तो बड़ा ही मुश्किल है। कुछ हैं लड़कियाँ जो कभी बात करती हैं, तो मुझे ये लगता है कि इतना कुछ उन्होंने मुझे बताया, उनकी कहानी आई,
आई हैव नॉट बीन, जैसे वो स्नैप हो गया वो लिंक, कुछ कुछ से रहा, कुछ से नहीं रहा। पर अब जैसे मैं कभी रूही के बारे में सोचती हूँ कि उसने क्या क्या, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी नहीं हैं भी मेरे साथ हैं, या अवुली ने जो बताया कि जब वो चाइना जा रही थी तो उसकी फ्रेंड कैसे मर गई और उसने फिर वो शॉल बुनी उसके लिए, और फिर उसने ये जब बताया और जब उसने मुझे शॉल दी तो मेरे लिए इट वाज अ वेरी इमोशनल मूवमेंट। इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि जो उसने काम किया था नहीं किया था वो मैं एग्री करती हूँ पॉलिटिकली या नहीं करती हूँ, नहीं। हियर इज अ पर्सन, स्टोरी की बात है, एग्जैक्टली, जो मुझे एक शॉल दे रही है जो उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। जो पहाड़ चढ़ गई थी when she was having a period, they did not have sanitary pads, she was bleeding throughout, dirty pants के साथ वो चढ़ रहे थे, और वो कह रही हैं कि हमारे लीडर्स जो हमारे साथ मेल जो मिलिटेंट्स थे या इंसर्जेंट्स थे या जो भी उनके कंपेनियन सॉर्ट्स थे, कि उनको भी क्रेडिट देते हैं कि ना वो ऑकवर्ड हुए ना हमें ऑकवर्ड महसूस होने दिया। इतने ड्रिवन, मतलब सो ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी, और ताज्जुब भी होता है, ताज्जुब भी होता है। और कई कई बातें उन्होंने बताई जो मैंने किताब में नहीं लिखी, कि उनके लिए वो भी एक इमोशनल चैलेंजेस थे कई दफा। आपने कैसे डील किया जब आप इमोशनल होते थे इन सब चीज़ों को याद करके या मैं उनके साथ भी जब कभी कभी होती थी तो आंखें थोड़ी नम हो जाती थी सुन के कि अरे इस बेचारी औरत को ये करना पड़ा, व्हाट अ ह्यूमिलिएशन दैट शी इज मार्चिंग विद मेन एंड शी इज ब्लीडिंग, क्या ह्यूमिलिएशन है। तो ये सब चीज़ें कई दफ़ा याद होती थी कि क्या करें। एक मैं नाम नहीं बताऊंगी, एक लड़की ने मुझे बताया कि जब उसको रिक्रूट किया और वो गई तो उसको कुछ काम वाम नहीं मिलता था, पर एक लड़का था जो उसको खाना पीना या कुछ लाके देता था या जो भी उसकी मदद करता था। बोली तो मैंने सोचा कि अब हमारा अफेयर है होगा, या और बोली फिर वो जब जाने घर गया तो मुझे पता चला कि ही वाज मैरिड विद 2 चिल्ड्रन। अब मैंने सोचा, तो मैंने उससे पूछा तुमने क्या सोचा? मुझे उस दिन पता चला कि मेरे पास इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई जिंदगी नहीं है। यू नो, तो ये चीजें ट्रेजेडी वाला एस्पेक्ट अभी आ जाता है। अब उस समय मैं उस औरत से ये तो नहीं कह सकती कि तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम इन बोडोल वालों के साथ क्यों गई। इट्स नॉट रेलेवेंट। आई एम नाउ लुकिंग एट हर इमोशनल स्टेट, यू नो। या एक और लड़की का है इसमें नागालैंड में, बड़ी अच्छी लड़की, वेरी अट्रैक्टिव, एंड उसने बताया कि हाउ जब उसको कैप्चर कर लिया दूसरे कैंप में, then she was made the secretary of the leader who had a reputation of being a womanizer। तो उसने बताया उसने कैसे मैनेज किया। तो कभी कभी सुनने में भी बड़ा मजा आता था woman to woman कि अरे how she was able to ward off the advances। तो और काम में सिंसियर थी, इसलिए वो काम भी करवाते थे, इम्पोर्टेंट टास्क्स भी देते थे। और जब वो भागने लगी तो उसने केवल एक चीज याद रखी कि मुझे अपनी अकाउंट्स की किताबें ले जानी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ें। सो इट वाज अ वेरी एंजॉयबल असाइनमेंट, इफ आई कैन कॉल इट एन असाइनमेंट फॉर मी। और यहाँ भी क्लियर कर देते हैं, हम लॉर्ड नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ हैं, कहानियों की तरह ही उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक इंस्टेंस बैठ गया मेरे साथ और मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बात करें कि जब आपने यही केओस के बारे में पूछा था कि प्यार हो जाता है, फैमिली और ये सब चीज़ें, आपका हाथ पकड़कर वो बोली थी कि हम भी तो इंसान हैं एंड उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है वहीं पे। व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? क्योंकि हम लोग का मैम ये, जैसे आपने शुरुआत में बोला ना कि हम एक क्लोक डाल के देखते हैं, हम उनको एज किलर्स ही परसीव करते हैं, न्यूज़ वैसी बनती है, और मैं इसमें ब्लेम भी नहीं करती किसी को भी फॉर दैट मैटर, बिकॉज़ तो है ही वो, दे आर किलर्स, दे हैव मर्डर्ड पीपल, दे किल, और उसके बाद भी आप जस्टिफाई किसी तरह से कर सकते हैं, कोई भी आइडियोलॉजी कुछ भी। आपने बैंक में रॉबरी की, इट इज अ क्राइम। आपने किसी को मारा फॉर वट एवर रीजन, इट इज अ क्राइम। यू हैव टेकन अप द गन विच इज नॉट लॉफुल, ऑफ कोर्स। तो हम आपको हीरोइन तो नहीं मान सकते, पर हाँ हम ये समझ सकते हैं कि आप भी एक इंसान है। तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ये समझना चाहते हैं जी। सो उस समय जब ये सब कहा गया, क्योंकि डेस्परेशन ना दोनों तरफ है, जो इन सभी कहानियों में कॉमन निकल के आता है, 16 की 16 कहानियों में, ये एक डेस्परेशन है उस स्ट्रगल का हिस्सा बनने की जो चल रही है, जिसको ये लोग
डेफाई कर चुके हैं इन अ सेंस कि बहुत मैटर करती है। आधे लोगों को समझ भी नहीं आता, बट क्योंकि बातचीत इतनी होती है, चलन में इतना है कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रगल, और उसके ये डेस्परेशन है कि उस स्ट्रगल का हिस्सा बनना है। और जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद एक और डेस्परेशन है कि यहाँ से निकल के एक नॉर्मल लाइफ लीड करनी है जी। तो ये डिलेमा मतलब एज ए रीडर तो आता ही आपके जहन में कि यार क्या मतलब आप स्पीचलेस हो जाते, एक डेड एंड पे पहुँचते हो कि अब कहें क्या, बोले क्या। और इसी वजह से मैंने कहा अभी आई डोंट हैव द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस, मैं उनसे बात करूंगी जिन्होंने ये सब लिखा। तो क्या ये सब जो मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम, आपको ये सब फील होता था? और अब मैं एक आपको इंसिडेंट बताऊं, शायद उससे आपको जवाब मिल जाए। प्लीज मैम। उस लड़की की कहानी इसमें नहीं है, पर मैंने लिखी भी नहीं, और मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि किस एरिया की है, क्योंकि वो शायद आइडेंटिफाई हो जाए। ओके। तो इसलिए नहीं बताऊंगी। तो जब मैं उससे ये सब सवाल पूछने लगी कि ये वो, तो मैंने कहा ये मामा बनने का क्या ऑब्सेशन है? यू नो, एज अ रिपोर्टर यू आल्सो आस्क क्वेश्चंस व्हिच मे साउंड वेरी बैड, बट ऑफ कोर्स यू नो आपको जवाब मिलेगा। सवाल पूछना तो है ही मैम, है ना। तो मैंने बड़ी प्रोवोकेटिव, मैंने कहा ये सब छोड़ो, ये क्या मामा बनना, और ये शादीशुदी में क्या रखा हुआ है, तुम जो कर रही हो, बिकॉज शी इज स्टिल एक्टिव, तो तुम कर सकती हो। तो उसने बोला तो आप रिपोर्टर है ना? मैंने कहा हाँ। शादीशुदा है ना? हाँ। आपके बच्चे हैं ना? हाँ। तो क्यों है? उसका जो एक मतलब जो उसे कहना था वो कह चुकी है वो मुझसे। एंड यू मस्ट हैव बीन डम्बस्ट्रक तब। हम चुप हो गए, कहने को मेरे कुछ नहीं है। तो मैंने कहा पर आपको अपना काम पसंद है ना? हाँ। तो फिर यू नो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैं भी तो एक इंसान हूँ भाई, है ना। और फिर उसने मुझसे एक और बड़ी अच्छी बात बोली ऐसा तो नहीं है कि आप अपने ऑफिस में सबसे पावरफुल हैं, आप सब, फिर भी आप काम तो करती हैं ना। क्योंकि मैं उससे पूछ रही थी कि हायरार्की की बात हो रही थी, पर आप करती हैं ना? हाँ। तो एक ये कि ऐसा नहीं है कि ये लोग सोचते नहीं हैं, ये लोग भी सोचती हैं, सब कुछ रहना चाहते हैं। एक से मैंने पूछा तुम ये सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के तो यहाँ पर आ गई ये काम करने के लिए, अब वापस चूल्हा चक्की और इस पे जाओगी? तो उसने बोला कि तो फिर क्या करें, यहाँ मर जाएं क्या? एक फेज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ब्रूटली प्रैक्टिकल, बोले आप मर जाएं, यही कहते कर लिया ना 5 साल, अब बस, अब भाग दौड़ नहीं होती है, माइग्रेन होता है। ये बोला उसने आपको? तो एक as I said, you have to understand them as human beings. You must have interacted, इनके पार्टनर से भी, इनके हस्बैंड से भी आपकी बात हुई होगी, कुछ से बात हुई। जो लेटर्स की बात हो रही थी मैम, आप जब आप कर भी रहे थे, रिसर्च कर रहे थे इस बुक के लिए, आपके पास आए थे कुछ लेटर्स? डिड यू गेट टू रीड सम ऑफ देम? पढ़ पाए आपने? हाँ, वो मैंने जैसे आपसे कहा ना कि आई एम थैंकफुल, क्योंकि उन्होंने अपनी चिट्ठियाँ भी दिखाई, कि उन्होंने दिखाया कि जब मुझे ये लड़का मिला, इसने मुझे ये प्रेजेंट दिया, ये चूड़ियाँ ला के दी, ये रिबन दिया। अब मैं हर चीज़ तो नहीं लिख सकती थी, कुछ उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन करनी थी। तो ये सब मुझे लगा कि ये लोग भी उस चीज़ से एक्साइटेड हो जाते हैं जो हम लोग हो जाते हैं कि प्रेजेंट मिला, और इमोशनल एंगल, रोमांटिक एंगल सब है इनमें भी। तो किसी तरह इनको इस तरह से करें कि ये गन वन छोड़े, मारपीट छोड़े, आए ना इसमें। हाँ, that is an important thing. True. Why do women who by nature are not killers, they become killers? क्योंकि इनके कुछ experiences होते हैं। अब आप देखिए जो अवली ने क्या था, एज अ चाइल्ड 9 दफ़े उसने देखा अपना विलेज जलते हुए। उसके बाप को पीट रहे हैं जो। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्या गलत है या कही है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लाइफ में इंसान का एक्सपीरियंस होता है वो उसकी पर्सनालिटी बना देता है, उसकी थिंकिंग को वो करने लगता है। उस समय वो ये नहीं सोचते कि मेरा हस्बैंड जो था वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, इसलिए इसको ये पनिशमेंट दिया जाए। वो ये नहीं सोचते। वो ये सोच रहे हैं कि हमारे आदमी के ऊपर क्या हो रहा है, मार रहे हैं, बस इतना ही है। और आप देखिए जितनी औरतें हैं ना, इनके सारा रिएक्शन होता है जब वो देखते हैं कि
उनका लड़का या भाई या बाप या जो उनके मेल फिगर्स हैं उनके ऊपर फिजिकल टॉर्चर है. दे डोंट गेट इनटू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. यू नो, जब जैसे मैंने एक दफ़े कुछ बोला कि ये लोग तो ऐसा करेंगे अगर तुम लोग ये करोगे. बोले आप एक तरफ तो मुझसे कह रही हैं कि गन उठाना गलत है और एक तरफ से आप ये कह रही हैं कि जो पुलिस और आर्मी करते हैं वो उनको करना पड़ता है क्योंकि तुम लोग ये काम कर रहे हो. उनके पास हर चीज़ का एक जवाब है जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने सोचा है. दे हैव थॉट अबाउट इट. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं है. वो जैसे हम किसी एक इंसान की बात करते हैं कि उसकी स्टेप मदर है, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो अपनी स्टेप मदर से परेशान, मनु. हाँ, तो वो जाती हैं. या फिर ऐसे बहुत, जैसे लड़कियां कश्मीर में जुड़ गई क्योंकि एक इंसान को, एक मिलिटेंट को बहुत आइकॉनिफाई कर रखा था वहाँ पे. उनको फॉलो करते करते पहुंची और वहाँ पहुंची तो पता लगा ये तो ऐसा है ही नहीं जैसी इमेज बनी हुई थी. जो उसने बताया रूही ने. मासूमियत में भी बहुत लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं. आखिरी सवाल मेरा इस किताब से रिलेटेड आपसे ये है, आपको लगता है, बिकॉज नाउ यू हैव सीन बोथ द साइड्स, आपने जाहिर है फॉर द रिसर्च आपने पुलिस वालों से भी बात की होगी और आपने इन लोगों से भी बात की, आपको लगता है कि एक फीजिबल सोल्यूशन पॉसिबल है नियर फ्यूचर में, या इन व्हिच कॉन्टेक्स्ट, टू टैकल दिस, टू नॉट हैव, ये तो बहुत फार फेच्ड है मैं जानती हूँ, सवाल भी अपने आप में, पर फिर भी क्या एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, या इंसर्जेंसी को एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट में? देखिए ऐसा है, मैं जो सोचती हूँ और मेरे ख्याल से ये औरतें भी ऐसा सोचती हैं कि फाइनली वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन. आप किसी भी आइडियोलॉजिकल उस पर चले या किसी पे भी चले, इस सेंचुरी में, इस सिविलाइज सोसाइटी में द ओनली वे आउट इज़ टॉक्स. और हर साइड से गिव एंड टेक थोड़ा बहुत चलेगा और वो जो है एक दिन का सोल्यूशन नहीं है, सालों सालों लग जाते हैं. माइंड सेट चेंज होता है, दोनों साइड्स को अपने एक्शंस को रिव्यू करना पड़ता है, इन कॉन्टेक्स्ट लाना पड़ता है. इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो हमारी अथॉरिटीज़ काउंटर इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व हैं, चाहे पैरामिलिट्री हो, CRPF, BSF हो, पुलिस, आर्मी, जो भी है, होम मिनिस्ट्री, औरतों से तो बात करना बहुत ज़रूरी है. उनका माइंडसेट पूछिए कि क्या एक्शन है जिसका उनके ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है, क्यों इन्होंने गन उठाई है, क्या उसमें हम कुछ कर सकते हैं. या जहाँ पे अब मानिए ट्राइबल एरियाज़ में कोई और इनके पास ज़रिया है जिनको ये, जिससे ये लोग अपने को बिज़ी रख सकें. क्या एवेन्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए इनके लिए. जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके ऊपर, एक लड़की है जो इन्फ्लुएंस होती है क्योंकि वो नक्सल लीडर्स उनके स्कूल में आके उनको लेक्चर देते हैं. तो गाने गाते. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक केवल नॉट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, आप इसको एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए एंड यू सी ऑल द प्लेयर्स एज ह्यूमन बींग्स, और फिर आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए एंड गो बियॉन्ड द लीडर्स. क्योंकि लीडर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनका एक सेल्फिश मोटिव रहता है टू रिमेन द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, you know, and to run it the way they want to. They want to because there is a political interest. इनमें शायद मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है. तो अगर इनसे बात करें, hopefully over a period of time we can find a solution. Yes. So on that note, ये आज का एपिसोड था. जाने से पहले हम जो ऑथर्स आते हैं यहाँ पे, उनसे बोलते हैं व्यूअर्स को किताबें रेकमेंड करें, 5, 3, 2, 1 जो भी आपका मन हो कि ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. तो ऐसी कोई अगर बुक आप रेकमेंड करें या बुक्स रेकमेंड करें, टाइटल्स शेयर कीजिए प्लीज़. मैंने रिसेंटली 2 किताबें पढ़ी. एक तो मेरे डियर कोलीग देबाशीष मुखर्जी ने लिखी है ऑन VP सिंह, द डिसरप्टर. एक 2 रीज़न है जो मुझे ये किताब बहुत पसंद आई. एक तो द ऑथर हैज़ एक्सेल्ड इन फाइंडिंग द फैक्ट्स एंड रिसर्चिंग अबाउट अ पर्सन. दूसरी लिए मुझे इसलिए अच्छा लगा बिकॉज I was very actively covering this phase and VP Singh and as a political reporter. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई हैं जिसमें I can feel कि अरे मैं तो थी यहाँ पे जब ये हुआ. देबाशीष जी ने मुझसे भी थोड़ा सा इनपुट लिया था and he has been very kind to
mention me in that. That is one book which I really liked. The other book which I read recently is Daughters of the Sun. All right. It is written by Ira, उसका second name याद नहीं आ रहा मुझे. It is about the women who were part of the Mughal Empire, and they came, you know, like the queens and the sisters of Aurangzeb and all, and they have been shown as how the women there in that culture were playing a very behind the scene political game and role, and how they were also influencing the kings which we saw. One of the name is Noor Jahan. We know about her. That हाँ, she played a very important role. और भी लोगों के नाम हैं, of course. And you know, so that's also a historical. It's a treat to read. It's a treat to read. I really like that. There's another one which is The Last Queen. It is about the royalty in Punjab, and she was the last wife of Maharaja. What's his name? Ranjit Singh. Ranjit Singh. And वो भी बड़ी interesting है. These books I like because the style of the author and digging out the facts and researching and again presenting all these people as human beings. Yes. So on that note, उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा. आश्वस्त रहिए, सौरभ सर भी इंटरव्यूज़ करेंगे और बस इसके साथ विदा लेती हूँ. ख्याल रखिए, देखते रहिए द लंदन टॉक. शुक्रिया.